एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाकी वो बाउंस बैक कर देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? जो ये हमारा ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है हमारा जो इन्वायरमेंट ग्लोब जो वार्म होता है ना, सनलाइट से जो है ना कि हीट रे जो सनलाइट आती है, ठीक है, ठीक है, और वो बाउंस बैक हो जाती है अर्थ सरफेस से टकरा के, ठीक है। तो मान लिया कि 100% आई, ठीक है, तो उसमें से 67% ये माना जाता है बाउंस बैक हो जाती है, और 33% जो है हमारी स्पेस में एब्जॉर्ब कर ली जाती है ग्रीन हाउस गैसेज की, जो एब्जॉर्ब करते हैं उसको। और जो हमारी जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेज बेसिकली हमारी मीथेन है ना, उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और वाटर वेपर्स है। क्योंकि वाटर वेपर्स भी क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि इनमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे ना। और वो जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें CO2 नहीं है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मिक्स करके वो पूछते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट में। तो जितनी ज़्यादा जो है ना कि CO2 की अमाउंट या ग्रीन हाउस गैसेज की अमाउंट बढ़ेगी हमारे इन्वायरमेंट में, उतना ही ज़्यादा हमारा ग्लोब क्या होगा, वार्म, ठीक है। और उसी की वजह से टर्म बनी है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज जो हमारा वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो ये सारा पोल्यूशन की वजह से CO2 का जो है ना कि एटमॉस्फेयर में जाना, उसी की वजह से सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसमें अगर एक चीज़ हो रहा है इसमें जो है, तो क्वेश्चन कई बार ये आता है कि कौन सी जो है ना कि गैस है वो सबसे कम टाइम तक इन्वायरमेंट में रहती है। क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि ग्रीन हाउस जो गैसेज है, ये अलग अलग जो गैसेज है उसका लाइफ टाइम कितना है इन्वायरमेंट में, आया था कभी, याद है? ठीक है, तो उसमें जैसे ओजोन है, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन जो प्रोड्यूस है वो कितने दिन तक रहेगी। उसके बाद हमारी आती है CH4, मीथेन है। उसके बाद है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। उसके बाद है NO2। तो ये क्वेश्चन आया था कि ये बताना था कि ये अरेंज करने थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि टाइम के हिसाब से कितने दिन तक जो है ना कि ये लाइफ टाइम है इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारी, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन ये था कि लाइफ टाइम इन इन्वायरमेंट, इनका क्या लाइफ टाइम है इन्वायरमेंट में। तो जो हमारी ओजोन गैस है उसका सबसे कम टाइम पीरियड है इन्वायरमेंट में। तो ओजोन का हमारा जो है वो 22 डेज है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी CH4 है वो 12 to 15 ईयर तक जो है ना कि इन्वायरमेंट में रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो 45 ईयर तक, और उसके बाद जो ये हमारी NO2 है वो रहेगी 122 ईयर्स तक। तो ये परसिस्टेंट है कि कितने दिन तक जो है ना कि ग्रीन हाउस गैसेज है वो इन्वायरमेंट में रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, सबसे कम टाइम पीरियड के लिए कौन सी गैस जो है ना कि एनवायरमेंट में रहती है। तो सबसे कम में हमारी ओजोन, उसके बाद CH4 12 से 15 साल तक, और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ठीक है। दोबारा लिख लेते हैं। हमारी जो O2 का टाइम पीरियड था वो था 22 डेज, ठीक है। और उसके बाद थी हमारी CH4 का था 12 to 15 ईयर्स। उसके बाद हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद NO2, ठीक है। इस ये था का 45 ईयर्स, और ये 120 ईयर्स तक। तो जो है ना कि इन्वायरमेंट में ये रहेगी, ठीक है। 120 122 मतलब एग्जैक्ट यही है, 120 था मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है। हाँ 122 है। तो इतने साल तक तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक ये रहेगी एटमॉस्फेयर में। उसके बाद ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, आपको पता है किस में यूज होती है?
ऑक्सीजन लिखनी है मैंने, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि ओजोन लेयर को डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा CFC होगी हमारे इन्वायरमेंट में उतनी हमारी ओजोन लेयर को है ना कि डिप्लीट होगी, ठीक है। इसीलिए जो एसीज है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये बोला जाता है उनका जितना कम यूज हो इन्वायरमेंट में या उसके अल्टरनेट कोई गैस हम जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होने लगी है ना, लेकिन वो भी रिस्पॉन्सिबल है जो है कि एनवायरमेंट को डिप्लीट करने में या पोल्यूशन में, ठीक है। तो इसका हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आया आपको समझ में, ठीक है। उसके बाद है हमारा इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यही है कि साइक्लोन आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो, है ना। साइक्लोन कैसे आएंगे हमने पढ़ा था कि जब हॉट और कोल्ड एयर होते हैं वो टकराते हैं तो उससे साइक्लोन और टर्नोइड्स जो है ना कि तूफान वगैरह वो आते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ठीक है। सी लेवल इंक्रीज करेगा, कैसे करेगा, जो जहाँ ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनका उसमें आ जाएगा, ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ यही होता है कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है ना इकोसिस्टम में उनका ब्लीच एक तरीके का वो होता है, कलर चेंज हो जाना, ब्लीचिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे क्लोरीन यूज होती है बहुत जगह, ठीक है। जितने भी आपकी जो ये क्रीम होती है ना उसमें सारा के सभी में ब्लीचिंग एजेंट होता है, क्लोरीन है या अलग अमाउंट है, तो वो उसको ब्लीच कर देगा। तो कोरल रीफ का क्या है कि ए कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्मिंग वन और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, कोरल्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ द रीजन्स एंड सब, मतलब इस तरीके से ब्लीच कर देगा उनको, मतलब उनको नुकसान ही पहुंचाएगा, इन्वायरमेंटली हैजर्डस है ये उनके लिए। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे प्रिवेंट इरोजन ऑफ सॉइल ऑन बीचेस एंड दे फंक्शन एज ए कार्बन सिंक, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, लेकिन वो हो जाएगा ना, इसमें ब्लीच हो जाएंगे ना वो, तो उससे हेल्प नहीं मिलेगी ना जो कोरल रीफ होते हैं उनमें, ठीक है। इसी तरीके से रन अवे क्लाइमेट एंड टिपिंग पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। रन अवे का क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि तो यही है कि सेल्फ सस्टेनेबल जो हमारा प्रोसेस आज के टाइम पे जिस तरीके से हमारी प्रैक्टिस है, हमें जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जितनी डेवलपमेंट हुई या जिस तरीके से हम शहरों की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि जो है कि हम बहुत सारी गैसेज जो है ना कि एमिट करते हैं, पोल्यूशन होता है, उससे ग्रीन हाउस गैसेज की अमाउंट बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्म होगा, तो सर्टेन डिजास्टर होता है। तो ये माना जाता है कि 2000 मतलब जो इससे 20वीं सदी गई है उसमें 2050 से लेके, है ना, और सॉरी 1950 से लेके 2000 तक जो टेम्परेचर राइज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है, ठीक है। मतलब इससे जो पिछली सदी है उसमें ये माना जाता है 2 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर राइज हो गया है ग्लोब का, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर और भी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ हमारे ग्लोब का तो ये माना जाता है कि 2050 तक अगर 4 डिग्री राइज हुआ, 4 डिग्री जो है ना कि सेल्सियस राइज हुआ, तो जितने भी ग्लेशियर्स है वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जितने भी आसपास जो है ना कि कंट्रीज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर आएगा क्लाइमेट में, ठीक है। बारिशें होंगी, फ्लड्स आएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, है ना, कई जगह बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होंगी, क्रॉप्स की जो है ना कि वैरायटी चेंज हो जाएगी। तो यही है। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि टिपिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं या इसकी बात करते हैं, जो इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब करेगा लेस CO2, लेस CO2 क्यों एब्जॉर्ब करेगा, CO2 कहाँ एब्जॉर्ब होती है, प्लांट्स के द्वारा, है ना। हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया या वो कर दिया, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया तो उसमें नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं कि ओशियंस में जो है ना कि सिंक क्रिएट कर रहे हैं, कि मतलब CO2 को क्या करते हैं ओशियंस में सिंक कर देते हैं, है ना। लेकिन ओशियन में भी कब तक करेंगे, उनकी भी एक लिमिट है। अगर वहाँ ज़्यादा कर दिया तो वहाँ की जो है ना कि एक्वेटिक लाइफ जो है ना कि इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन बींग को बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है ना। तो इसीलिए हमें जो अपने डेवलपमेंट मॉडल है, इसीलिए आगे टर्म आएगी ग्रीन इकोनॉमी पे हमें वर्क करना है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और हमारा डेवलपमेंट भी हो। जैसे हमारे पॉली बैग है, जिससे मैंने अभी ये साफ किया था, पॉली बैग है, या हम प्लास्टिक का अल्टरनेट ढूंढ ले, ठीक है। हम जो है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करें, जो लोकल जो प्राइवेट
जिनके पब्लिक जो सबके पर्सनल व्हीकल है, जैसे आप देखो घरों में 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती है शहरों में, ठीक है। लेकिन जैसे दिल्ली जैसी सिटी है, मेट्रो जो चल जाए, अच्छी अच्छी रेल की फैसिलिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा, तो लोग खुद ही जो है ना कि व्हीकल सेल जो परचेज होता है वो कम कर दे, लिमिटेड कर दे, भाई एक फैमिली एक ही जो है ना कि व्हीकल रख सकता है। इस तरीके से बहुत सारी पॉलिसी हो सकती है। लेकिन अभी तो अनलिमिटेड कंजप्शन ऑफ सोर्सेज है, मतलब जिसके पास पैसा है वो जितना इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर सकता है वो कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही 60% पोल्यूशन होता है, वहीं से पॉइजनस या हजार्डस गैस निकलते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, ठीक है। तो इसमें ये है कि इन्वायरमेंट क्या करेगा, लेस एब्जॉर्ब करेगा CO2। तो इसमें ये है कि अबाउट 50% ऑफ द करंट एमिशन आर एब्जॉर्ब बाय द इन्वायरमेंट। तो 50% तो जो है ना कि इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी, एंड रफली हाफ ऑफ दैट बाय द ओशियंस एंड द अदर हाफ ऑफ बाय द प्लैनेट्स एंड द लैंड plants and the lands. The uptake of CO2 by the environment may already be in decline. ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ड्रॉप, अब इसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ड्रॉप में एज स्नो कवर द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग, मीन्स दे आर श्रिंकिंग इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एक्सटेंट, तो कम हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो डार्क ग्राउंड, डार्क वाटर एक्सपोज्ड which absorbs less sunlight and that has caused the further increase in global warming, ठीक है। emission of CO2 and methane, जितनी से जितनी ज़्यादा मीथेन और CO2 निकलेगी तो उससे क्या होगा कि soil, forest, peat, seas, organic deposit are the permafrost and the methane clathrates all emit some amount of CO2 and methane, the environment warms and natural emission increase। यही है कि उसी से जो हमारा पोल्यूशन जो है ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। उसके बाद है जो टिपिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा था, टिपिंग पॉइंट होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग दैट में सेट ऑफ अनस्टॉपेबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेज। अब आप सोचते होंगे इरिवर्सिबल चेंजेज क्या होते हैं, ठीक है। दो तरीके के चेंज होते हैं, एक तो रिवर्सिबल चेंज और एक इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज होता है जो दोबारा आ सकती है, मान लिया कोई रिएक्शन हुई, जैसे दूध का दही में बनना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा नहीं हो सकता हम दूध से, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, मान लिया कि हमने जो है ना कि उसमें हमने चीनी है, चीनी में या दाल में कंकड़ मिल गई तो वो हम उसको निकाल देंगे अलग प्रोसेस से। हमने वाटर में साल्ट डिजोल्व कर दिया तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती है। लेकिन बहुत सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इन्वायरमेंट की जो हमारी प्रोसेस है ना डिग्रेडेशन की, वो इरिवर्सिबल है। तो जो ग्लेशियर मेल्ट हो गए या पोल्यूशन से जो इन्वायरमेंट हैजर्डस होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो वापस नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होगा कि जो दोबारा ग्लेशियर्स वहीं उसी टेम्परेचर पे जाके फिक्स हो जाएंगे, है ना। वो ऑलरेडी कोल्डेस्ट टेम्परेचर है वहाँ, अगर वहाँ टेम्परेचर राइज हुआ तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। तो टिपिंग पॉइंट में क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग दैट में बी set of unstoppable and irreversible changes. The best example is the melting of ice cap, जो हमने बात की है अभी। एक बार टेम्परेचर जो बढ़ता है सर्टेन डिग्री में, द आइस कैप इवन में मेल्ट, और कंप्लीट भी मेल्ट कर सकता है एक टाइम पे। अगर जो मैंने बताया था 2050 तक अगर 2 डिग्री राइज और हो गया टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा जो है ना कि डिजास्टर्स आएंगे, ठीक है। द टिपिंग पॉइंट इन मैनी साइंटिस्ट व्यू इज ए 2 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यूरोपियन यूनियन है, मतलब यही है कि अगर जो 2 डिग्री और राइज हो गया ना तो मैन काइंड को भी प्रॉब्लम होगी, जो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल है वो नहीं होगा। लेकिन इसीलिए तो बहुत सारी जो है कि दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे काम कर रही है। जैसे हम सोलर पे काम कर रहे हैं, विंड पे काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही हो रही है कि पूरी दुनिया में कम से कम जो है ना कि ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोका जाए, ठीक है। वो कैसे रुकेगा, उसका एक ही प्रोसेस है, हमें CO2 का एमिशन कम करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा CO2 का कम एमिशन होगा उतना ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये क्लाइमेट चेंज की अलग अलग जो है ना कि ग्लोबल कंटेक्स्ट में वो है, तो इसको आप पढ़ लेना, मैं इसको बाद में बताऊंगा, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आएगा यहाँ से समिट आगे पढ़ेंगे हम, इसमें समिट आगे है। और जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है इसकी। तो जो यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव था UN कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, आल्सो नोन एज स्टॉकहोम में हुई थी ये 1972 में।
तो कई बार मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो थी वो कब हुई थी, वो 1972 में हुई थी, ठीक है। और जो है ना कि जो ये कन्वेंशन थी स्वीडन में हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड थी। उसके बाद जो इधर है जो हम बात करें इसमें, ये यूएनएफसीसी उसी में पढ़ेंगे सारा का सारा। यूएनएफसीसी क्या है, एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 वो हमारी 92 वाली है, उसमें 21 जो अर्थ समिट को बोलते हैं, है ना, एजेंडा 21, ठीक है। इस तरीके से नेचुरल एनर्जी एंड द रिसोर्सेज। इसको तो आप कर ही लोगे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है, उसी की वजह से सारा का सारा इन्वायरमेंट, लगभग 8 बिलियन के आसपास जो है कि पॉपुलेशन होने वाली है वर्ल्ड की। तो अभी रिसेंट लास्ट मंथ में ही हमने चाइना को बीट किया पॉपुलेशन में। हाँ, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो गई है। तो चाइना बहुत दिन तक रोक रहा था, हमने चाइना को पछाड़ दिया, ठीक है। इसके दोनों कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसके फायदे भी है नुकसान भी है ना, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जितने भी, कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, जैसे उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है सभी को कंज्यूमरिज्म में है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक तो चीज़ें होती है ज़रूरत, एक होती है जो हमें मिल रही है ना। हो सकता है कि मुझे ज़रूरत तो जो है ना कि 2 पेयर शूज़ की और मेरे घर रखे हो 10 पेयर शूज़, है ना, 10 जोड़ी जूते। मुझे कपड़ों की तो ज़रूरत हो 4-5 जोड़ी की और मेरे पास 15-20 है ना। घर में एक गाड़ी से भी काम कर चल सकता है, किसी में 4-4 5-5 गाड़ियाँ है, किसी के जैसे मेरे पास 2 फ़ोन है, एक से भी काम चल सकता है ना। वो बात अलग है कि वो पहले बड़ा ख़राब हो गया था इसलिए। तो यही है कि कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि जब एक तो होती है कि कुछ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज में काम चल सकता है, लेकिन हम क्या है कि पूरे जो ह्यूमन बीइंग है इस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है कि हम कंज्यूमरिज्म के एरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसमें जो अगर आपने कभी कैपिटलिज्म को अच्छे से पढ़ा होगा तो कैपिटलिज्म की एक फितरत है कि वो हमारे अंदर कभी भी नए पूरी होने वाली वो जो है कि इच्छाएं पैदा करता रहता है। आप क्योंकि मार्केट उस तरीके से क्रिएट करते हैं ना, और जितना भी आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, जैसे एडवर्टीजमेंट आएगी वैसे ही जो है ना कि कंज्यूमर्स उसको बाय करेगा। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है ना क्रिएट की जाती है, उनकी ज़रूरत होती नहीं है ना, तो ज़रूरत क्रिएट करता है। तो मार्केट में ऐसे होता है, इंडस्ट्री पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं, फिर लोग उसको खरीदते हैं। ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो उस पर रिसर्च हो रही है। जैसे हमारे एक मित्र थे भोपाल में, अगर ये बात आई गई तो वो आइसर भोपाल में थे। आइसर इंस्टीट्यूट्स का नाम सुना आपने? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 5 इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, आइसर भोपाल, पुणे, त्रिवेंद्रम, खड़गपुर और मोहाली, ठीक है, मोहाली में भी है। तो 5 इंस्टीट्यूट है। तो उस पे वो कह रहा था कि रिसर्च का पता है क्या, किस पे रिसर्च करा रहा है कि क्लिनिक प्लस की कैसे हमें जो है ना कि एडवांसमेंट करनी है। और एक हमारे दोस्त थे JNCSR में, अगर आपने नाम सुना तो, नहीं सुना, ISC बेंगलोर नाम सुना है? ISC बेंगलोर की तरह ही टक्कर का इंस्टीट्यूट है JNCSR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च। कभी आपने नाम सुना हो इनका, CNR राव का नाम सुना, भारत रत्न है केमिस्ट्री में, ठीक है, वो उसके डायरेक्टर हैं। तो मेरा जो क्लासमेट है वो उनके अंडर PhD करता था, ठीक है, उनके अंडर स्टूडेंट था। तो वो वहाँ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे हम, तो बोला कि हमारे 99% जो टॉपिक ले रहे हैं साइंस की रिसर्च का वो मार्केट ओरिएंटेड टॉपिक है सारे के सारे। खुद उसने जो टॉपिक लिया था, उसने टॉपिक लिया था हाउ दी एंटीजेंस क्रिएट्स इन द बॉडी, कि एंटीजेंस कैसे बनते हैं बॉडी में। कि एक तो बीमारी हुई, हमने दवाई ली, उससे हमारी बीमारी ठीक हो गई। एक वो जानना चाह रहा था कि खुद ही बॉडी एंटीजन क्रिएट करे कि हमें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो उस प्रोसेस पे। तो जब मेरी उससे बात हो रही, वो बोला कि मोस्टली जो है ना कि जो मार्केट ओरिएंटेड टॉपिक है वो ही सजेस्ट करते हैं, उसी पे जो है ना कि हैवी प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें जो है ना कि पूरी कंपनियां जो है बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल कंपनी है वो पूरा पैसा लगाते हैं कि हमारी चीज़ों पे रिसर्च हो। तो जब कंज्यूमरिज्म का एरा हो तो आप देखा होगा कि सीगा के भी जूते हैं जो 450 के आते हैं, और जो है ना कि उसी में स्केचर के भी आपको जो है ना कि 30-40 हज़ार के जूते मिलेंगे, है ना।
तो कंज्यूमरिज्म का जो एरा, जो जितना जितना हम एक्सेसिव यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट उतना ही डिग्रेड होगा। जो कंज्यूमरिज्म है वो हर चीज में है ना। तो फिर वो मार्केट उस तरीके से नहीं देखती किसके पास पैसा है या नहीं है, सोसाइटी को किसकी जरूरत नहीं है ना। आप देखोगे कि जो है ना कि ड्रिंक के भी इतनी ब्रांड है ना। जो वाइन शॉप आपको कोविड में सबसे ज्यादा खुली मिली थी वो, है ना। तो जरूरत तो नहीं थी लोगों को, जरूरत तो उस टाइम पे राशन की थी, लेकिन जो है ना कि वाइन शॉप खुली हुई थी, आप जाके ले सकते हो। जिस तरीके से आप ड्रिंकिंग वाटर की बात करोगे, आप कई गांव में देखा होगा ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम होती है ना। बहुत सारे गांव में पानी नहीं होता, लेकिन आप बिस्लरी की बोतल कितनी खरीद लो आपको कम नहीं पड़ेगी, है ना। वो पानी आता कहाँ से? तो इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा नहीं है। तो जो कंज्यूमरिज्म का एरा है, तो कंज्यूमरिज्म के एरा में हर तरीका मार्केट जो है कि हर चीज को प्रोडक्ट के रूप में देखती है। वो एज ए ह्यूमन बीइंग को भी प्रोडक्ट देखती है, ठीक है, वो बाकी चीजों को भी प्रोडक्ट देखती है, बस उसको सेल और प्रॉफिट से मतलब होता है ना। कैपिटल में ये तो ना कि कैपिटल से जब सरप्लस वैल्यू नहीं बनेगी, कैपिटल नहीं बनेगी, तो उसको हम कैपिटल नहीं बोलते हो, है ना। मेरे से ज्यादा आप जानते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो कैपिटल उसको बोलते हैं कि हमने कोई पैसा लगाया, उससे कुछ पैसा फर्दर सरप्लस जनरेट हुआ है, फिर पैसा लगाया, तो जो सरप्लस होता है वो कैपिटल होती है ना, है ना। तो इसीलिए जो कंज्यूमरिज्म का एरा है, तो इसमें हम बात करते हैं इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा इसमें वो होता सत्यानाश होता है ना। तो जितना भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होते हैं, आप जितने मोबाइल फोन बन रहे हैं ऐसे ही थोड़ा ना बन रहे हैं। आप देखो जो एक कांच आ रहा है, अगर आपने कभी फिरोजाबाद की कहानियां सुनी होगी क्लासेज में, तो कैसे शीशे पिघला के चीजें बनती है। हमारे पास ये स्क्रीन है, ये ICT जो है कि बड़ी शान और शौकत से, लेकिन इसके पीछे जो लेबर काम करती है, ये जहाँ से माइनिंग होता है फोन को, जहाँ से ग्लास आता है उस शीशे में, जो है कि लोगों की आंखें चली जाती है। सिलो किस चीज का बताया था, जो पत्थर की हम जितनी भी बनावट देखते हैं, हम जो है ना कि शान और शौकत से घूमते हैं, लाल किला, ताजमहल और बहुत सारी इमारतें, लेकिन उसके पीछे जो वर्कर काम करते हैं, तो वो एक एनवायरमेंट का तो नुकसान है, कहीं ना कहीं से तो पत्थर आया होगा, है ना। किसी पहाड़ को ही कट करके वो पत्थर आया होगा, ऐसा तो नहीं है ना हमने खुद मैन्युफैक्चर कर लिया। तो वहाँ डिग्रेड किया हमने इन्वायरमेंट को, है ना। ऐसे ही जो छत्तीसगढ़, हमने छत्तीसगढ़, झारखंड, रायपुर, NCERT की क्लासेस में पढ़ा, वही तो रिच है सारे मिनरल्स के। तो वहाँ से फॉरेस्ट को हमने डिफोरेस्टेशन करके, वहाँ से माइनिंग करके बहुत सारी चीजें निकाल ली, ठीक है। तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो मार्केट में है ना। और हमें लगता है कि जब तक वो हमारे पास नहीं हो तो हम जो है ना कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो मार्केट आपका आइडेंटिटी क्राइसिस भी क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी ने फोन देखा, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी का भी मन करेगा भाई मेरे पास भी ऐसा फोन होना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया कि उसको जो है ना कि वो मार्केट ऐसे वर्क करती है कि वो ह्यूमन बीइंग को देखती नहीं है, वो प्रोडक्ट देखती है, सबको एक आइडेंटिटी देखती है। तो उसको लगेगा कि भाई मेरे पास भी अच्छे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास भी अच्छे जूते होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक लिमिट तक चीजें अच्छी लगती है, लेकिन मार्केट आपको उस तरीके से सोचने ही नहीं देती है। और पूरा का पूरा पैसा पॉलिटिक्स और उसमें सारा का सारा कॉर्पोरेट का पैसा होता है ना। तो उस तरीके से तो फिर इन्वायरमेंट को किसी को याद नहीं रहता। जैसे एक मेरा मैं बात बोलता हूँ कि जब तक आदमी बेरोजगार है ना, तब तक ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। जिस दिन वो नौकरी लग जाता है उसके लिए बेरोजगारी खत्म हो जाती है देश से। तो इसी तरीके से चीजें होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं आपकी तरह, ठीक है ना, तो वो चीजों का ध्यान रखते हैं। नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में यही है कि अलग अलग टाइम पे आयरन किसी के पास है, जैसे ऑयल सऊदी अरेबिया कंट्रीज के पास तो वो है तो नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारे भी यहाँ लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, या अलग बहुत सारे मामले हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। उसी वजह से सारी की सारी लड़ाई है। जितना भी कैपिटल है ना वो सारा नेचुरल रिसोर्सेज से होता है। तो नेचर पे हक सबका है, लेकिन होता नहीं है ना। तो मैं इस यहाँ पैदा हूँ, मेरा भी इतना ही अधिकार है, और XYZ है उसका भी इतना अधिकार है। लेकिन ऐसे अंबानी अंबानी क्यों होता है, अडानी क्यों अडानी बनता है, ये आप बेहतर जानते हो मुझसे क्या मार्केट में खेल होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी समझते हो, जो वर्क करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे जनरेटर होता है ना, वो चलता हो मैकेनिकली चलता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो हमारा हीट से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, कोयला वगैरह इस्तेमाल, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करके। जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है?
ऐसा तो नहीं चल रहा है कोई इन्वायरमेंट का सत्संग चल रहा हो। आप पूछते भी नहीं हो, ये भी नहीं कहते सर आप ये गलत बता रहे हो, एक आध बार तो टोक दिया करो। ठीक है, जैसे केमिकल ऐसा नहीं होता, बस हम आपसे 6 ही महीने आ गया था। नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, आ जाएगी 6 महीने बाद आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा ना। बहुत सारे टीचर कहते हैं पता नहीं क्या हमने ज़िंदगी में कुछ वो कर लिया, भाई कुछ नहीं होता। आप 6 महीना पढ़ोगे हमसे ज़्यादा आगे चले जाओगे, क्योंकि आपकी जनरेशन हमसे ज़्यादा एडवांस है ना। हम इस तरीके से सोचते हैं, बाकी जो जिस तरीके से सोचता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा बस टाइम का ही मामला होता है। तो केमिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आती है मोशन से। मैंने साइकिल के पेडल मारे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी घूमी, उससे वो हुआ तो मैकेनिकल वर्क है ना। मैंने मैकेनिकल वर्क किया, ठीक है, लेकिन उससे काइनेटिक एनर्जी हुई, मतलब मोशन मिला। तो जो मोशन होता है उसको काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या हुआ? केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल होता है जैसे सेल होता है ना, सेल का सिंबल ये होता है, सॉरी ये होता है, सेल होता है, ठीक है। तो सेल के सिंबल में क्या, बीच में रेस्ट चाहिए तो बता देना, 4-5 मिनट का पानी वगैरह पीना हो, या क्योंकि काफ़ी देर होगी ना पढ़ते। तो सेल में क्या होता है, अंदर केमिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैटरी जो होती है हमारी सेल बैटरी, तो उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसमें अंदर जो है ना, कि मैं केमिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा, H2SO4 वगैरह काफ़ी केमिकल्स होते हैं, तो वो चार्ज होते हैं ड्यूरिंग, तो चार्ज होने के बाद वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो मोलिकुलर फॉर्म में होते हैं, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें केमिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो हीट से होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो मोशन से, जैसे व्हेन द बॉडी इज इन मोशन इट पोसेस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। कभी आपने सोचा टंकी की, जो घरों में पानी की टंकी होती है, छत पे क्यों रखी होती है, नीचे क्यों नहीं रखते? नीचे रखने से पानी क्यों नहीं आता? फ्लो क्यों नहीं आएगा? ऐसा क्या हो जाता है हाइट देने के बाद? हाँ, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी होती है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है। तो जितनी हाइट पे जो चीजें होंगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा उसका। तो पोटेंशियल एनर्जी आती है ड्यू टू हाइट से। तो इसीलिए घरों में जो टंकी है वो छत पे रखते हैं, नीचे रखने से पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट, ठीक है। हाँ, ये तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, वैसे मैं वैसे बताऊँ। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, कि न्यूक्लियर एनर्जी मास से कन्वर्ट होती है एनर्जी में। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम वगैरह हो गया, उनसे जो है ना कि न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर। देयर आर फ्यू अदर एनर्जी, जो जैसे लाइट एनर्जी की बात करते हैं हम, रेडिएट एनर्जी की बात करते हैं, तो इस तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो पढ़ा ही होगा कि कभी आपने साइंस में छोटी क्लासेस में। तो एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, एनर्जी को कभी खत्म नहीं होती, ना ही डिस्ट्रॉय, ना ही तो एनर्जी जनरेट होती, ना ही खत्म होती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैंने पैडल मारे साइकिल पे, तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं थर्मल पावर प्लांट से। तो थर्मल पावर प्लांट से हमने कोयला जलाया, कोयले से वाटर जो है ना कि इवेपोरेट, स्टीम आई, स्टीम डायनमो पे गई, डायनमो से टरबाइन घूमा, तो थर्मल एनर्जी से क्या हुई, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब यहाँ आई तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से लाइट केमिकल एनर्जी से भी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमारी बैटरी है तो सेल है, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। तो मास भी इसी तरीके से होता है, मास भी एनर्जी में ट्रांसफरेबल होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने खाना खाया है ना, तो खाना जो मेरा क्या था, मास था, तो मास से क्या है, मेरी एनर्जी है, जो मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सारा का सारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या से आते हैं, ये चीजें मैं आपको अब बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में दो, जब इतना ही तो जितना हमने पढ़ लिया उतना बराबर हो, इतना ही जितना हम पढ़ेंगे ये बराबर है, ठीक है।
तो इसमें जो हमने याद करना है तो कि जो हमारा, इस पे रख दो क्या, जो ऑनलाइन है वो सुन रहे हैं क्या? सच में सुन रहे हो आप? झूठ तो नहीं बोल रहे? देख लेना, आज रिपब्लिक डे है, झूठ नहीं चलेगी आपको। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन ये आएगा कि एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया की, तो जो 2018 लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, ठीक है, 2023 है। तो टोटल कैपेसिटी आप ये देख लेना कितनी है इंडिया की, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एनर्जी कैपेसिटी करते हैं तो इसका क्वेश्चन आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि थर्मल से ज़्यादा होती है या हाइड्रो से ज़्यादा होती है, किससे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप कॉन्सेप्ट समझो पहले, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किससे ज़्यादा होगी। हम जो है ना कि थर्मल एनर्जी से भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम जो है ना कि हाइड्रो एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो है ना कि हम क्या बोलते हैं इससे, सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम बायोमास से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम ई वेस्ट से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो बहुत सारी एनर्जी से। तो क्वेश्चन इसमें ये आएगा कि जब इसको आप याद करो तो COL, ठीक है, GND, ऐसे याद कर लो इसको। कोयला, कोयल पता है ना हमारा पहला क्या है, COAL, COAL, जो कोल है ये कोयला बोलते हैं। तो ओ खा जाओ, सॉरी ओ रखो, ए खा जाओ इसका, ठीक है, कोल। तो सी से कोल, ओ से अदर रेन्यूएबल एनर्जी। अदर रेन्यूएबल एनर्जी में सारा का सारा आता है, मैं बताऊंगा आपको। अदर रेन्यूएबल एनर्जी में आता है हमारा सोलर, ठीक है, विंड, ठीक है, हमारा हाइड्रो, हमारा बायोमास। ये सारा जो रीन्यूएबल एनर्जी, अदर रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि जो सारे के सारे रीन्यूएबल हो सके। आप रीन्यूएबल एनर्जी समझते हो, जो खत्म ना हो, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस, जैसे सोलर एनर्जी है, खत्म नहीं होगी, कितना ही कंज्यूम कर दे, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल एनर्जी से होता है, ठीक है। तो इसमें 57 दिया है। तो हम विद इन ईयर जो है ना कि हमारा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो 2018 में 57% था वो अब हमारा हो गया है 53.4% के आसपास, ठीक है। ये 3-4 कुछ दिन पहले का डाटा हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, है ना, 1-2%, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट कोट करेंगे। लेकिन जब आप इसको सर्च करो तो गूगल पे लिखना है एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है ना वो खुल जाएंगी, है ना, एनर्जी वाली, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ से आप डाटा उठा लेना, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो 20 था, ये हमारा हो गया 36.2%, ठीक है। अब देखो आप जो है ना कि थर्मल एनर्जी से जो नॉन रिन्यूएबल ट्रेडिशनल सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना कि हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना कि हमारा ये लार्ज हाइड्रो हो गया 12% के अप्रोक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये गैस हो गया 6.7, ठीक है। उसके बाद जो 0.1 ये हो गया हमारा डीजल, और 0.8 के समथिंग हो गया हमारा, ठीक है, न्यूक्लियर। तो आपको जब याद रखना तो बहुत आसान है, कोयल सबसे पहले आता है, कोल जो आता है ना, उससे थर्मल एनर्जी से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में, ठीक है। तो उससे याद रखो C फॉर जो है ना कि कोल, O फॉर अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, L फॉर लार्ज हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। उसके बाद G फॉर गैसेज, जो नेचुरल गैसेज है हमारी, ठीक है। उसके बाद N फॉर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी, और D फॉर डीजल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं याद हो तो मैंने ये ट्रिक बता दी, इस तरीके से लिख लेना, कोल GND करके, ठीक है। इसको आप ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि आसान याद करना इस तरीके से आसान रहता है, ठीक है। तो ये आया समझ में। तो इससे यही क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी प्रोडक्शन जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, उसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद यही है कि प्राइमरी एनर्जी जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती है, और सेकेंडरी एनर्जी जो होती है जो हम किसी अलग चीज से क्रिएट करते हैं प्राइमरी सोर्सेज से। व्हेन प्राइमरी एनर्जी फॉर्म इज
कन्वर्टेड इनटू द कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देन इट इज नोन एज सेकेंडरी एनर्जी। जैसे सन एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो सन एनर्जी हमारी क्या हो गई, हमारी सन एनर्जी तो प्राइमरी एनर्जी हो गई और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेकेंडरी हो गई। ठीक है, इसी में जब हम आगे बात करते हैं तो मैं आगे बताऊंगा कुछ। तो ये आपने नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का तो पता होगा ना आपको, जैसे कोयला हुआ, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसेज होगी, नेचुरल गैसेज नहीं, एलपीजी हो गई, ये सीएनजी वगैरह होगी इस तरीके की। ठीक है, उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स हो गया हमारे, फॉसिल फ्यूल्स में कोयला वगैरह यही आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, ये तो यही है कि इनकी वजह से क्या होती है, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ग्लोबल वार्मिंग होती है हमारी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में SO2 और CO2 की अमाउंट बढ़ेगी। ठीक है, अब ये तो आपको आ गया होगा ना, बस यही मकसद था मेरा, तब मैं आगे बताऊं। तो हेल्थ हैजर्डस होता है, ऑयल स्पिल्स मैराइन लाइफ के लिए होती हैं। ठीक है, अब आप बताओगे पेट्रोलियम है, वो भी हमारे लिए हाइड्रोकार्बन होती है, उसमें उससे भी CO2 वगैरह रिलीज, कुछ भी जलेगा दुनिया में CO2 और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होगा जिससे जो है ना कि इन्वायरमेंट शुद्ध होगा। ठीक है, कोयला हो गया हमारा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, इसको आप इस तरीके से कर लो PLBA के नाम से, ये भी याद हो जाएगा आपको, PLBA। ठीक है, इसमें 90% तक कार्बन होती है। ठीक है, इसमें आई थिंक 80, इसमें आई थिंक 70, इसमें आई थिंक 50 to 60% तक, वो देखेंगे आगे क्या होते हैं इनमें। ठीक है, तो हमें PLBA से याद कर लो इसको। ठीक है, पीट, छोटा नहीं हो जाएगा, यही लिख देते हैं। आप न्यूमोनिक्स अपने भी बना सकते हो ना, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही। PLB में पीट जो है ना कि कोयला होता है, इसमें सबसे कम जो है ना कि कार्बन की अमाउंट होती है 50%। ठीक है, तो जिसमें सबसे कम कार्बन की अमाउंट होगी तो उतना कम जलेगा ना, जितनी ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना अच्छा कंबक्शन होगा, तो कम कंबक्शन होगा तो ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में हमारी कितनी होती है, लिग्नाइट 70% तक। ठीक है, और बिटुमिनस में हमारी 80% तक, और एंथ्रासाइट में हमारी 90 to 95% तक। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला ये माना जाता है और यही सबसे महंगा मिलता है मार्केट में, है ना। तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, तो आता नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको पढ़ के चले जाना। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा फिर, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा किससे होगा, पीट से होगा, एंथ्रासाइट से होगा, हाँ पीट से होगा क्योंकि इसमें कम कार्बन की अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल गैसेज होगी हमारी। ठीक है, नेचुरल गैस मेनली कंप्राइजेज ऑफ द मीथेन हो गई, ब्यूटेन हो गई, ठीक है, इथेन होगी, प्रोपेन होगी, ये सारी की सारी क्या है, इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और ये भी क्या होती है, मोस्टली हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करती है, CO2 वगैरह रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो गई हमारी नेचुरल गैस तो हो गई। ठीक है, फिर वो रीजनरेट होने में सदियों लगेंगे, कब जो है ना कि पेड़ दबेंगे, बाढ़ आएगी, नीचे कोयला पैदा होगा। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है। और रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज क्या हमारे, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज है जो बार बार हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारा क्या हो गया, सोलर एनर्जी हो गई। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हमारी क्या है, जब सनलाइट जो है ना कि हमारी सोलर पैनल जो प्लेट्स होती हैं उन पे जाती है तो उससे क्या होता है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। हाँ, वेरी गुड। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बताओ, किस पे जाएगी, अरे कन्वर्ट किस एनर्जी में होगी, क्वेश्चन ये है। सोलर एनर्जी का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कन्वर्ट होती है सोलर एनर्जी से, सारा ही तो कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का है ना देश में, जो एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादातर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के बीच उसमें देखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही प्रोडक्शन है पूरे देश में। ठीक है, तो इसमें मैं आगे रैंकिंग बताऊंगा कितनी है। तो सोलर एनर्जी में इतना ही ध्यान रखना है कि हमें जो इंडिया का जो रैंक है वो 5th रैंकिंग है सोलर एनर्जी में पूरी दुनिया में। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, फर्स्ट पे,
और फिफ्थ पे इंडिया है सोलर एनर्जी में, ठीक है। सोलर एनर्जी की क्या एडवांटेजेज है, ये क्लीन है, इको फ्रेंडली है, ठीक है, कितना भी हम इसको कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये एडवांटेजेज है। और डिसएडवांटेजेज क्या है इसकी, इसकी डिसएडवांटेजेज क्या है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल, जहाँ धूप होगी वहीं होगा, जहाँ सूर्य सनलाइट ही नहीं होगी, जैसे जहाँ बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ तो नहीं होगा, है ना। टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती है, डिफिकल्ट होता है स्टोर करना, ठीक है, हैवी मशीनरीज होती है जिसमें। सोलर पैनल क्या करता है, कंज्यूम लैंड भी लगती है बहुत ज़्यादा, जब प्लेट्स लगेगी या छत पे तो हम पूरे वो कंजप्शन नहीं करते, तो पूरे खेतों में लगाते हैं। आजकल तो क्या हो रखा है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उसमें क्या करते हैं, खेतों में लगा देते हैं जहाँ फसल नहीं होती, और फिर जो है कि उस बिजली को सरकार को बेच देते हैं, उसके बाद उसके एवज में वो पैसा देते हैं। तो ये भी बिजनेस काफ़ी बूम कर रहा है आजकल, ठीक है। सिलिकॉन ज़्यादा यूज होता है, तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन मेटल है, तो वो क्या करेगा, जब भी खराब होगा तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है नेशनल सोलर मिशन से। नेशनल सोलर मिशन आगे जब हम मिशन पढ़ेंगे हमारे इंडिया के, तो नेशनल सोलर मिशन में क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये, ठीक है, तो एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे ना हम, NAPCC, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो एक्शन प्लान के तहत NAPCC की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। जून 2008 में जो है कि ये रिलीज हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसी पे काम किया था। जो एक स्कीम होती है इस पे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, बाय 5 टाइम रीचिंग 1 लाख मेगावाट बाय 2022, ठीक है। न्यू टारगेट जो अप्रूव्ड हुआ था वो जून 2015 में हुआ। तो पहले क्या हो गया, इसका जो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन बना, तो इसका स्टार्टिंग में क्या था, 1 लाख मेगावाट। अगर इसको मैं गीगावाट में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये मेगावाट है ना। इसको क्या लिख दूं मैं, ये चला जाएगा तो ये मेरा क्या बच जाएगा, गीगावाट। अरे कन्वर्ट करना सीखो, यही तो कन्वर्जन आएगा उसमें। मान लिया कि आपको गीगावाट में पूछ लिया, एनर्जी और दे रखी है मेगावाट में, तो यही तो था हमने जो हमने पढ़ा था, किलोबाइट होता है पहले, बाइट की जगह वाट ही तो आ गया, किलो की जगह फिर जो है ना कि मेगाबाइट होता है हमारा। इसी तरीके से गीगा बाइट, इसको वाट कर दो, किलोवाट जो है ना कि हमारा मेगावाट, और हमारा ये गीगावाट, तो किलो में 1000 हो गया, इसमें भी 3 जीरो हो गए, इसमें भी 3 जीरो, तो जो मैं 3 जीरो खा जाऊंगा तो ये मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। इसको कम, इसकी 3 जीरो कम हो जाएगी तो गीगावाट, तो मेगावाट में था तो हमारा 100 गीगावाट हो गया। तो जो हमारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन था, जो हमने स्टार्टिंग में रिलीज किया था, उसका जो है ना कि एम क्या था, 2022 तक हमें कितना करना है, 2022 तक कितना करना, पहले क्या हुआ 100 गीगावाट। उसके बाद जो है ना कि देन न्यू टारगेट अप्रूव्ड जून 2015 में, द टारगेट कॉम्प्रोमाइज 40 गीगावाट फ्रॉम रूफटॉप एंड 60 थ्रू द लार्ज। रूफटॉप होता है जो छतों पे लगता है हमारी, उसको रूफटॉप बोलते हैं, 40 गीगावाट एंड 60 गीगावाट थ्रू द लार्ज मीडियम स्केल ग्रिड। ग्रिड होता है जो नीचे खेतों में वगैरह में बिछाते हैं हम, जो ग्रिड सिस्टम है। विद इन MBS टारगेट इट विल बिकम द लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से सेवरल डेवलपमेंट हुई है। तो किस कंट्री में कितना क्या हुआ है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जब आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें राजस्थान दे रखा है क्या, राजस्थान में 11, ठीक है। तो ये चेंज हो गया है, ठीक है, हाँ ये चेंज हो गया, इसके बाद में कर लेना आप। इससे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो एनर्जी का कंजप्शन पूछ लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कई बार, इंडस्ट्रियल, ठीक है, उस इंडस्ट्रियल के बाद रेजिडेंशियल,
ठीक है, रेजिडेंशियल के बाद एग्रीकल्चर और फिर कॉमर्शियल। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा हमने प्रोडक्शन तो कर लिया एनर्जी का, तो क्वेश्चन ये आ जाए सबसे ज्यादा कंजप्शन कहाँ होता है एनर्जी का। तो सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है 42% इंडस्ट्रियल सेक्टर में। रेजिडेंशियल सेक्टर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है 24% और एग्रीकल्चर में 70%। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कमर्शियल बच गया उसमें 8% के आसपास। ठीक है, और बाकी जो अदर्स में जो होता है हमारा 1.52 के आसपास होता है। ठीक है, तो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया कोल, जीएनडी वाला, कोयल, अदर रिन्यूएबल, लार्ज हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर और डीजल, इसी तरीके से पीएलबीए लिखवाया, पीट, लिग्नाइट, है ना, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, और अब ये जो बता रहा हूँ, ठीक है, या जो गीगावाट वाला, ये आप लिख लो साथ साथ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आए हुए हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडस्ट्रियल में कितना खपत होती है, जो है ना कि, या फिर इसको वो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, या फिर मैच द फॉलोइंग के बजाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आ जाएगा। भाई किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है इंडिया में। प्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि कोयले से सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके बाद जो है ना कि लार्ज हाइड्रो, उसके बाद जो है ना कि उसके बाद हमारा गैसेज, उसके बाद न्यूक्लियर, उसके बाद डीजल। इस तरीके से याद होना चाहिए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ ले कंजप्शन होता है तो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल सेक्टर में। ठीक है, और सोलर की मैं बताऊंगा आगे कि सोलर को किस तरीके से हमारे इंडिया में सोलर का कितना क्या वेटेज है। लेकिन सोलर का जो वर्ल्ड वाइड जो रैंक है वो सोलर में 5th रैंक है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद है विंड एनर्जी की बात करें। विंड एनर्जी में जो हमारी रैंक है वर्ल्ड में, तो विंड एनर्जी में भी हमारी रैंक 4th है। विंड एनर्जी में हमारी 4th रैंक है। ठीक है, पूरी दुनिया में। ठीक है, तो विंड एनर्जी की जब अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी से हम जो विंड एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से किस में बदल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वो घुमाती है, तो विंड एनर्जी से मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल वो उसके साथ टरबाइन जुड़े होते हैं, तो टरबाइन जैसे घूमेगा, तो टरबाइन समझते हो ना, क्या फेंकते हैं। हाँ हाँ, तो टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर में भी वो डायनेमो वगैरह बोलते हैं उनको, वो लगे होते हैं, वो घूमते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है इंडिया में, तो तमिलनाडु हैज़ बिकम द लीडर इन द विंड एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, इसमें जो टोटल कैपेसिटी का था 1500 मेगावाट का था। तो लार्जेस्ट पावर प्लांट इंडिया में कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आर द अदर स्टेट इन द सीक्वेंस। तो सबसे पहले तमिलनाडु, फिर गुजरात, राजस्थान, सॉरी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से है। तो नीदरलैंड को ये बोला जाता है लैंड ऑफ विंड मिल्स है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा हवाएं चलती होंगी, क्योंकि समुद्र के किनारे क्यों होता है, क्योंकि हवाएं कैसे बनती है, जो लहरें होती है ना, वही तो हवाएं लेके आती है समुद्र में। वहाँ जो ड्रास्टिक चेंज होता है उसका उससे ही जो है ना कि हवाएं होती है। ठीक है, कौन सी, ये लास्ट थोड़े दिन पहले तक ठीक थे, आप बाकी देख लेना एक बार, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, विंड की बताई ना मैंने, हाँ विंड में तमिलनाडु ही सबसे आगे है, और मुझे लगता है यही इसका वो है। बस आप एक बार लिख लो इसको, फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि चेंज होती रहती है ये हर महीने। हो सकता है 2023 में कुछ नए प्लान्स ले आए हो, इसमें मैं भी कोशिश करूँगा, लेकिन जितना मैंने चेक किया उसमें यही है। ठीक है, उसमें आप अगर एक बार लिखना चाहो तो लिख लो। सोलर में सबसे आगे है राजस्थान। हाँ बांट दो किताब को कहीं भी, अच्छी बात है, किताब में ही लिखो, उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। उसके बाद है विंड में है तमिलनाडु। ठीक है, सोलर में राजस्थान। ऑनलाइन जो वो भी लिख लो भाई, लिख रहे हो आप। सोलर में राजस्थान, विंड में तमिलनाडु, हाइड्रो में उत्तराखंड, न्यूक्लियर एनर्जी में फिर तमिलनाडु,
और महाराष्ट्र ई वेस्ट में, ई वेस्ट से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोबारा बताऊं? हाइड्रो उत्तराखंड, पहाड़ ज़्यादा, वहीं से तो ज़्यादा वो होगा ना, पानी तो वहीं से आता है सारा, नदियाँ जो बहती हैं। और न्यूक्लियर तमिलनाडु और महाराष्ट्र ई वेस्ट। ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूट है, मेजर इंस्टीट्यूट रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टीट्यूट इंडिया में है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। मुझसे पूछो, कुछ रह गया क्या? बताऊं, दोबारा बताऊं? ठीक है, तो ये लिख लेना सीरीज में, 1-2 पेज पे लिख के रख लेना, इनको 2-3 दिन में पढ़ते रहना, आपको याद हो जाएंगे। और क्रॉस वेरीफाई करते रहना इंटरनेट। महाराष्ट्र, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इससे मान लिया कि मैं आऊँगा तो मैं हो सकता है पेपर सेट करूँगा तो इससे ये मैच द फॉलोइंग में दे सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही उठाते हैं बुक से, वो पूछ लेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है, गुड़गांव में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ है, चेन्नई में। SSS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कपूरथला, पंजाब में। ठीक है, और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। हायर एजुकेशन से भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। शिमला में कौन सा इंस्टीट्यूट है लैंग्वेज का, ठीक है। हिंदी का इंस्टीट्यूट कहाँ है, संस्कृत का कहाँ है, इफ्लू कहाँ है, हैदराबाद में है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं हायर एजुकेशन में, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप याद कर लेना। इसी तरीके से हाइड्रो किससे होता है हमारा, हाइड्रो पानी से, उससे डायनामो। जियोथर्मल जो है ना कि हमारा जो अर्थ से जो हीट निकलती है उससे। बायोमास जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको बायोमास बोलते हैं। ठीक है, जैसे टिम्बर समझते हो, पेपर की जो इंडस्ट्री होती है पूरी। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप से, फूड, फॉरेस्ट वेस्ट से, हाउस होल्ड से जितना भी वेस्ट जाता है, जो मैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारे देश में ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, लेस पोल्यूटेड होगा बायोमास होगा तो, ठीक है, क्योंकि जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो पोल्यूशन नहीं होता उनसे। ठीक है, बायोफ्यूल हो गया, जैसे बायो जो है ना कि इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोफ्यूल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आजकल काम चल रहा है बायो सोलर सिस्टम पे, मुझे उसका याद नहीं आ रहा। प्लेट्स बनती है, जैसे सिलिकॉन बताया ना मैंने, तो अभी बायो की बन रही है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, उस पर रिसर्च वर्क चल रही है काफ़ी। ठीक है, उसके बाद है ये पढ़ लेना आप, फर्स्ट जनरेशन एंड ट्रेडिशनल बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन में जैसे अदर सोर्सेज, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट। ठीक है, जैसे जेट्रोपा, पोंगैमिया विच हैव द गुड क्लोरोफिक वैल्यू। तो इस ऑयल से भी क्या होती है, ये जो कम्बक्शन हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टी अल्टीमेट होता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कम्बक्शन के बाद। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन की बात करें तो जो नॉन फूड क्रॉप होते हैं, जैसे माइक्रोब्स प्ले ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज बायोफ्यूल्स, दे आर मोर सस्टेनेबल देन द फर्स्ट जनरेशन। जैसे इसमें दे रखा है कि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस क्या होगी, कम हो जाएगी। डू नॉट कम्पीट विद द क्रॉप ग्रो द फूड। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि ऑयल एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट सच एज जेट्रोपा। जैसे ये सीड्स, सरसों का भी तो तेल हम यूज करते ही हैं, है ना। सरसों के तेल से भी जो ना कि कम्बक्शन हो सकता है ना। तो ये क्या होगा, लेस इससे पोल्यूशन होगा विद कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। तो नेचुरल्स जो ऑयल होंगे उनका जो है कि कम कम्बक्शन होता है। ठीक है, बायोगैस होगी जो हमारी, जो काऊ डंग हो या एनिमल डंग हो या वेस्ट है, उससे जो गोबर गैस बोलते हैं उसको, उससे जो हमारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल होगा, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा शायद। हाइड्रोजन क्या फ्यूल होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हाइड्रोजन स्टेबल कंपाउंड नहीं है। हाइड्रोजन को स्टोर करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए जो हमारे रॉकेट्स वगैरह जाते हैं ना अंदर ऊपर, जिसमें साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन गैस यूज होती है। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, हाइड्रोजन सेल होते हैं जो फ्यूल सेल बोलते हैं जिनको, उसमें ऐसे होता है। इस तरीके से सेल होता है, तो एक तरीके से एक तरफ से तो क्या आएगी हाइड्रोजन गैस, एक तरफ से क्या आएगी ऑक्सीजन।
तो जब ये मिलेगी यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर और एनर्जी बहुत सारी। तो एनर्जी तो जो है ना कि उसको रॉकेट के उड़ने में यूज करते हैं, जो पानी यानी कि वो पीने में काम आता है वहाँ। तो फ्यूल सेल बोलते हैं इसको, जो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सरफेस पे, लेकिन इसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ऐसे इसमें रख दिया ना तो पेट्रोल से भी जल्दी आग पकड़ता है, ऐसे ही उड़ जाएगा। गैस ही है ये, तो हाइड्रोजन गैस होती है। फ्यूल सेल इसी को बोलते हैं, जो मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ऐसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यूज करके, ठीक है। उससे फ्यूल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू डायरेक्टली इफेक्टिवली, तो ये केमिकल एनर्जी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का पता ही है आपको, मैं बताता हूँ इसका भी। इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है, इसको समझो। तो ये दूसरी टेबल है, पहली टेबल हमारी क्या थी, बताओ बताओ। हाँ, पहली टेबल हमारी क्या थी, COLGND। थोड़ी सी भी गलती नहीं करने देते, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, PLBA। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद कुछ नहीं आया सर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अब देखो, जो हमारा इसमें टारगेट आता है कि कितना टारगेट है हमारा, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे तो जो हमारा 2022 का टारगेट था, ठीक है, 2022 का जो हमारा टारगेट था, ये तो 18 लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो 22 लिखा हुआ। 31 मई का डाटा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल ऑन द मार्च 31 का, ठीक है। लेकिन ये 2022 का टारगेट है। अब मुझे ये बताओ, अब इसको मैं बदल दूंगा उसमें, ये हो गया हमारा 175, ये कर लोगे ना। ये किस में दिया हुआ था, मेगावाट में दिया हुआ है, मैंने इसको कितने में कर लिया, गीगावाट में। तो जो हमारा 2022 का टारगेट था, जो हमारा 2022 का टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, वो था 175 गीगावाट। और क्वेश्चन में अभी आता जो हमारा 2030 का टारगेट हो गया, वो है 440 आ जाए तो भी आपको आंसर लगा देना है, 350 आ जाए तो भी, और 500 आ जाए तो भी। तो ये क्या है, गीगावाट में है सारा। तो हमारा टारगेट है कि अब आप समझो कि जब हमने कोल ये पढ़ा था COLGND, तो अदर रिन्यूएबल था ना इसका मतलब, है ना। तो इससे कितना 36% के आसपास। तो इससे जो 36% में अदर रिन्यूएबल में हमारे क्या है, हमारा सोलर है, ठीक है, हमारा विंड है, ठीक है, हमारा बायोमास है, ठीक है, हमारा हाइड्रो है, ठीक है। ये जो यहाँ इधर लिखे हुए सारे के सारे, हमारा विंड, सोलर, बायोमास, ई वेस्ट। तो जो हमारा इसमें सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ है ना, जो सबसे ज़्यादा हमारा है, तो सोलर का हमारा जो टारगेट था, तो सोलर का टारगेट कितना था हमारा, बताओ। सोलर का टारगेट था हमारा 2022 तक 100 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट। और हमारा विंड का था 60 गीगावाट, ठीक है। हमारा बायोमास का कितना था, 10 गीगावाट होगा। हमारा हाइड्रो का कितना था, 5 गीगावाट। और ये वन पूरा हो जाता है 175 गीगावाट, ठीक है। तो ये हमारा 2022 तक का टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। तो इससे क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि भाई 2022 तक हमारा क्या टारगेट था, 175, और हमारा 2030 तक कितना टारगेट है। तो अलग जगह अलग अलग डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत जगह तो ये दिया हुआ है कि कई उसमें रिसर्च में पहले 350 सेट हुआ, 350 के बाद 450, और जो अभी रिसेंट की जो रिसर्च आ रही है, जो गवर्नमेंट ने प्लान किया, वो हम 500 गीगावाट तक जो है ना कि एनर्जी अनदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जब आगे सबमिट पढ़ेंगे ना, तो किस सबमिट में इंडिया ने क्या वो किया है, क्या जो है ना कि वादे किए है कि पूरी दुनिया के सामने हम कितना एनर्जी जो है ना कि अदर रिन्यूएबल से। तो अदर रिन्यूएबल से करने का क्या मतलब है, अदर रिन्यूएबल से करने का यही मतलब है कि हम जो है ना कि रिन्यूएबल एनर्जी से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उससे वो क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा।
उससे कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो इसीलिए पूरी दुनिया में ये लगा हुआ है कि हमें जो ना कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो करना है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से करना है। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ये आता है सोलर विंड बायोमास एंड हाइड्रो। तो जो सोलर विंड बायोमास एंड हाइड्रो है, तो सोलर से जितना भी प्रोडक्शन होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का वो हमने बताना है इससे। और फिर उसके बाद विंड से, सोलर से हमारा जो है ना कि टारगेट था 2022 का 100 गीगावाट, विंड से हमारा जो टारगेट था वो था 60 गीगावाट, और हमारा बायोमास ही होगा इसमें। फिर बायोमास से था हमारा 10 गीगावाट, इसको कम कर दो तो ये गीगावाट में आ जाएगा ना, तो ये सारा गीगावाट हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 हमारा था हाइड्रो से, स्मॉल हाइड्रो या हाइड्रो कह लो आप, उसी से था 10। तो आप देखो कि सबसे कम, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएगा कि ये चारों दे देंगे, आप बताओ किससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, जो जो अदर रिन्यूएबल पढ़े थे हमने, कोयल पढ़ा था, अदर रिन्यूएबल जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसका हमें पता है COL, और इसका हमें सोलर विंड बायोमास एंड हाइड्रो। ठीक है, तो बायोमास से हाइड्रो से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एनर्जी का। ठीक है, ये आया समझ में? तो जो 2030 तक का हमारा टारगेट है, क्योंकि 2022 तो निकल गया हमारा, है ना, तो 2030 तक का जो टारगेट सेट किया वो 450 का किया है हमने। ठीक है, 350 पहले किया था, उसके बाद 450 आ गया, तो 450 लगा देना। मान लें कि ऑप्शन में सबसे ज़्यादा 450 होने 350 हो, तो फिर आप 350 पे लगा देना। ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन हो 350 और 450, फिर 450 पे जाना। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब आप लिख लो जो इंडिया की जो रैंक है ना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, वो 3rd रैंक है पूरी दुनिया में। इंडिया तीसरे नंबर पे है रिन्यूएबल एनर्जी में। ये जो था ना हमारा, यहाँ इंडिया 3rd नंबर पे है वर्ल्ड में, सोलर में 5th में, विंड में 4th पे, और रिन्यूएबल में 3rd पे। ठीक है, अब इसका लिखते हैं हम, जो नया डाटा है हमारे पास। ठीक है, वो लिखते हैं। अब हमारा ये पूरा हो गया ना रिन्यूएबल एनर्जी का, हमने सारा पढ़ लिया, बायोगैस भी, न्यूक्लियर एनर्जी भी। अच्छा, मैं न्यूक्लियर एनर्जी बता रहा था आपको। न्यूक्लियर एनर्जी में यही होता है कि जो मास से है ना, जो ना कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन है ना, ये याद नहीं रखनी है, बस वैसे बता रहा हूँ, ये जब तो यहाँ एनर्जी है, ये मास है, और C जो ना कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो जो हम मास लेते हैं, मास मतलब यूरेनियम प्लूटोनियम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको ब्रीड रिएक्टर में डालते हैं। थोड़ा सा यूरेनियम भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो 2 तरीके के, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, जब चीज़ें टूटती है ना उसको फ्यूजन बोलते हैं। जैसे अमीबा होता है, ये अलगी हुई, तो ये पढ़ते थे ना, ये प्रोसेस होगी, इससे 2 अमीबा बन गए, तो ये क्या थी? फ्यूजन रिएक्शन। अब 2 से 1 बनेगा, वो क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन। तो जब चीज़ें टूटती है तो कम एनर्जी निकलती है, और जब चीज़ों को जोड़ना हो तो ज़्यादा एनर्जी लगती है ना। आप रियल लाइफ से देखा करो कि जो है कि जो चीज़ें होती है, चीज़ों को जोड़ने में जो है ना कि वक्त लगता है, और चीज़ों को तोड़ने में कम टाइम, चाहे दोस्ती हो, चाहे जो है ना कि हमारे हार्डवर्क हो, मेहनत हो, कुछ रेपुटेशन हो। तो इसी तरीके से साइंस में होता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी रिफ्लेक्शन है वहाँ से, नेचर से। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे लॉ ऑफ मोशन है कि भाई दुनिया जो है कि न्यूटन्स के लॉ पे चलती है। ठीक है, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक एंगल, उन्होंने कहा कि ये रिफ्लेक्शन है नेचर का। हमने देखा कि नेचर में ये चीज़ें होती हैं, हमें उसको एक्सप्लेन किया है। ऐसा नहीं है जो चीज़ें हमने ला दी है उससे जो है कि नेचर चलती है। तो इसी तरीके से नेचर से ही सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो है कि टूटते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जब न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो होगा, वहाँ न्यूक्लियस जब जुड़ेंगे अलग अलग मेटल के, सॉरी मेटल कह रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस के, तो कंबाइन होगा एलिमेंट के, है ना। तो एटॉमिक बम हुआ, हाइड्रोजन बम हुआ, ये इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन का और हैवियर मेटल जो होता है उससे। ठीक है, जो भी हैवियर एलिमेंटल होता है वो, तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए तो जब भी कहीं बम फटता है हाइड्रोजन, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पे जो एटम बम गिराए थे, तो उसका जब वो
एक्सप्लोजन हुआ था जिस टाइम पे उसका, तो उसका टेम्परेचर आप इमेजिन कर सकते हो। उसके सेंटर ऑफ कोर का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस था। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है। आप इमेजिन करो कि वो जब फटा आसमान में, वहाँ 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस था, नीचे आते आते उसका शायद 5000 डिग्री सेल्सियस रहा है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना रहा। तो इतना टेम्परेचर था। तो ये माना जाता है कि जैसे जो जहाँ था ना, आपने देखी हो हिरोशिमा नागासाकी की तस्वीरें, तो जो सीढ़ी लगी हुई थी तो उसकी ऐसे एज इट इज शेडो मिलेगी। आदमी अगर उस पर खड़ा है तो आदमी की शेडो ही दिखेगी। अब इतना डिग्री टेम्परेचर तो मैं इवापोरेट हो जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा मेरी हड्डी कहाँ गई, मांस कहाँ गई, है ना। अब ये थोड़ी सी एनर्जी में जब जो है ना कि जल जाते हैं हम, तो वो तो कितनी एनर्जी थी, तो वहां से सब कुछ खल्लास हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पे 5 अगस्त को शायद हिरोशिमा पे बम गिराया था, और 9 अगस्त को जो है ना कि नागासाकी पे अमेरिका, जब अमेरिका और जापान के जो युद्ध चला हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए दुनिया में जो है ना कि वेपन्स का ये माना गया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रीटी है, क्योंकि उससे जो है ना कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री है, कभी लिंक भेजूँगा, नेट के जीआरएफ करने के बाद देखना, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि कितने बम है दुनिया पे, तो कंप्यूटर कभी भी गलती कर सकता है, एक भी बम इधर से उधर हो गया ना, तो दुनिया में जहाँ भी गिरेगा वहीं जो है ना कि खत्म है चीज़ें, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन पे काम करती है ये न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसकी? एडवांटेजेस क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत कम खर्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसको लगाना इतना ईजी नहीं है, बहुत ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहाँ आसपास लोग नहीं रहते, ठीक है ना, क्योंकि अगर वहाँ ब्लास्ट हुआ तो सब कुछ, जैसे चेरनाबोइल में हुआ था, चेरनाबोइल, ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती इसमें, लिमिटेशन तो बहुत सारी है इसकी, रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, कुछ हुआ तो तबाही मचा देगा ये, ठीक है। यूक्रेन का एग्जाम्पल था, देयर हैज बीन मैनी न्यूक्लियर इंसिडेंट इन द लास्ट 5 डिकेड, 3 माइल्स 1977 यूएस से चेरनाबोइल था, वो यूक्रेन की जगह थी, 1987 में हुआ था जहाँ ब्लास्ट, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट जो हुआ था मिसहैपन फुकुशिमा इंसिडेंट इन जापान इन मार्च 2011 में, ठीक है। तो एक और डाल के देख लेना कहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट इन ईयर, तो अगर कोई रिसेंट का हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन आ जाए। ब्रीडर रिएक्टर का मतलब जैसे फीडिंग नहीं करते हैं, तो ब्रीडर का मतलब होता है जब न्यूक्लियर क्या हम उसमें फ्यूल देते हैं, तो ब्रीडर में जैसे यूरेनियम 238 यूज होता है। कई बार क्वेश्चन आता है इससे कि न्यूक्लियर इससे कि कौन सा हम फ्यूल यूज करते हैं, तो यूरेनियम एंड थोरियम एज ए फ्यूल यूज होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो क्वेश्चन ये आता है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं, तो थोरियम और यूरेनियम यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, अच्छा बताओ सर, ज़्यादा टाइम हो गया तो, ठीक है, 1 मिनट। ये थोड़ी है ना लेंथी यूनिट है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, नई चीज़ भी है आपके लिए, है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से 10 दिन तो इसमें चाहिए उतने इस यूनिट में, अगर कोई अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो 5 दिन में भी ख़त्म हो सकती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है न्यूक्लियर जो होते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जो, उसी में होता है। ब्रीड करता है जो, जैसे हम चूल्हे में गोश्त से या लकड़ियाँ लगाते हैं ना, तो हम ब्रीड करते हैं उसको, इसीलिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें एज ए ब्रीडर जो हमारे जो है ना कि ये थोरियम और प्लूटोनियम यूज होते हैं, थोरियम और यूरेनियम यूज होते हैं। वैसे तो बहुत लंबी प्रोसेस होते हैं, उसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या रिएक्शन होती है उसमें, काफ़ी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज होता है, डिफॉरेस्टेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, शिफ्ट कल्टीवेशन, टिम्बर हार्वेस्टिंग। टिम्बर से बोलते हैं, टिम्बर यही है जो पेपर बनाने के लिए जो वुड यूज होती है ना, वहाँ यूज होता है पूरा का पूरा। तो कंट्रीज म्यांमार, मलेशिया, इसको आप बस जस्ट रीड कर लेना, वाइल्ड फायर नेगेटिव इफेक्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये आ गया। इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो मुझे आपको बतानी थी, देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा।
जितना हमने पढ़ा सोलर, ठीक है, उसके बाद विंड, है ना, उसके बाद हमारा बायोमास लिख लेते हैं, जैसे हमारा रिन्यूएबल में है, उसके बाद हाइड्रो, ठीक है। 2022 तक इनका टारगेट कितना था? 175 गीगावाट। कोई नहीं, एक बार और सुन लो, रिवीजन ही हो रही है आपकी तो। 450 गीगावाट, ठीक है। अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो मेन चीज़ है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कंट्री इसमें सबसे ज़्यादा है, तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है चाइना, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है ना कि यूएसए, थर्ड नंबर पे है हमारा जापान, और फोर्थ नंबर पे हमारा जर्मनी, और फिफ्थ नंबर पे हमारा इंडिया। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही जब हम विंड की बात करें तो विंड में फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है? चाइना द रॉक, चाइना ने फिर रॉक कर दिया, फिर यूएसए, ठीक है, फिर जर्मनी, ठीक है, और फिर क्या है? जहाँ इंडिया आएगा हम रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं पूछेंगे चीज़ें, है ना। उसके बाद हमारा बायोमास की बात करें तो बायोमास में हमारा क्या है? फिर जो है ना कि चाइना, ठीक है, ब्राज़ील, ठीक है, थर्ड में हमारा है, अरे यहाँ तो हम ही हैं, ठीक है, उससे आगे भी है जो है ना कि फोर्थ में। चलो आप यूएसए को अब नीचे देखो, है ना, फिर यूनाइटेड किंगडम बायोमास में। हाइड्रो में जो है ना कि है चाइना, ठीक है, सेकंड इसमें है ब्राज़ील, ठीक है, थर्ड हमारा है यूएसए, फिर हमारा है फोर्थ कनाडा, फिर हमारा है फिफ्थ रसिया, और फिर हमारा है इंडिया, ठीक है। तो ये रैंकिंग है, कई बार पूछ ले तो आप लिख लो इसको, है ना। कई बार रैंकिंग पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड किसकी कितनी ज़्यादा रैंकिंग है, क्या रैंकिंग है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर हमारा पूछ ले जियो थर्मल में, जियो थर्मल एनर्जी में जो हमारा सबसे पहले नंबर पे यूएसए है, ठीक है, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, सर कहेंगे सर क्या लिखवा रहे हो ये, क्यों, न्यूजीलैंड, ठीक है, पूछ लेना, मेरी राइटिंग ऐसी है, कुछ चीज़ ना समझ में आए तो, आइसलैंड, ठीक है। ये हमारा जो है ना कि जियो थर्मल एनर्जी का है, तो ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। इंडिया की रैंकिंग कैसी है? एक क्वेश्चन ऐसी में है कि इंडिया की रैंकिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज थर्ड, कैपेसिटी में, थर्ड 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 स्टेट इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग, स्टेट की रैंकिंग किस चीज़ में? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी में इस तरीके से नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि विंड में कौन सा आगे है स्टेट, इन्होंने दे रखा है विच स्टेट इन इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो क्या राजस्थान दिया है? महाराष्ट्र दिया है, ठीक है, नई बुक में दे रखा है क्या ये? ठीक है, कोई नहीं, लिख लो आप जो इसमें नई चीज़ें दी है। कुछ चीज़ें है ना जिसके पास पुरानी बुक हो, 6th एडिशन से देख लो, सर फिफ्थ और सिक्स सेम है, ये अलग है थर्ड हाँ, एडिशन। कोई नहीं, तो उससे आप जिसके पास जो एडिशन है वो देख लो, इसमें कुछ चीज़ें एडवांस दी होगी, ठीक है। तो लेकिन जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसे आएगा, सोलर में आप रैंकिंग बताओ स्टेट की, राजस्थान कर्नाटक, आप सोलर की विंड की इनकी लिख लेना एक बार देख के दोबारा से, ठीक है। हाँ मैंने लिखवाई, लेकिन एक बार रीचेक कर लेना क्योंकि चेंज होती रहती है ना, हो सकता है 2023 में चेंज हो गई अब रिसेंट में जनवरी में, ठीक है। ये डाटा मेरा कम से कम थोड़ा पुराना है, 1-1.5 महीने का डाटा है ये, ठीक है, लेकिन काफ़ी चेंज आता नहीं है, लेकिन आ गया हो तो आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। अब इसमें आगे ऑनलाइन वाले बच्चों थक तो नहीं गए?
वेरी गुड। ठीक है, ये नोट कर लो, ये आएगा पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट की जब हम बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन, फॉरेस्ट का जब हम वो करते हैं शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन, इसमें क्या है, विंड फायर्स, वाइल्ड फायर्स, सॉरी, जंगलों में जो आग लगती है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या होगा, डिफोरेस्टेशन करने से क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मॉइस्चर कम हो जाएगी, डिफोरेस्टेशन में वाटर साइकिल पे फर्क पड़ेगा, वाटर प्रेसिपिटेशन मतलब बारिशें कम होंगी, ठीक है, सोइल इरोजन होगा डिफोरेस्टेशन से। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या है, मिनरल एसेट, ये आप पढ़ लेना, आयरन है, बॉक्साइट मिलता है हमें, माइका, कॉपर, मैंगनीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, साल्ट, कोयल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, ये बिहार में मिलता है। यूरेनियम इज एम्बेडेड इज इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक इन द बिहार में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेचुरल हैजार्डस एंड देयर मिटिगेशन, तो इसमें अर्थक्वेक से हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। यहाँ तक आज आपका, मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम हो गया, आप थक गए हैं ना।